नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट्स के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उस कमेंट्स में मुझे ये लिखा गया कि सर मुझे स्टॉक मार्केट से तो काम करना है, मगर मगर मुझे बहुत रिस्क लगता है। मुझे स्टॉक मार्केट बहुत रिस्क लगता है और सबसे बड़ी रिस्क है छोटे कंपनी के ऊपर। देखिए, आपकी बात सही है और आपकी जो थिंकिंग है, हर व्यक्ति का वही थिंकिंग है। मार्केट से हर कोई तो पैसा कमाना चाहते हैं, मगर रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। हर किसी को यही लग रहा है कि जो कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूं, उस कंपनी मल्टीबैगर मुझे रिटर्न दे दे। ऐसे होगा नहीं। ऐसे अगर होता तो हर कोई प्रॉफिट कमा लेते। तो देखिए, आज इसी से जुड़े हुए एक बड़े इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूंगा और उनमें उनसे उनसे सीखिएगा कि उन्होंने आज तक हमेशा स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप के ऊपर ही काम किया है। और उनके पोर्टफोलियो में मैं आज 5 कंपनी के बारे में बात करूंगा जहां पे उन्होंने हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा है और जिसका मैं मार्केट कैप और डिटेल्स भी दिखाऊंगा। उन्होंने उस रिक्सी कंपनी के ऊपर क्यों निवेश किया वो तो मुझे पता नहीं, मगर कितने निवेश किया वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उनमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना चाहते हैं तो आप जरूर काम करिए। तो उनमें से मेरा कौन सा कंपनी फेवरेट है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्यक्ति का नाम, वो कौन है? विजय केडिया जी। आप हर कोई व्यक्ति विजय केडिया जी को जानते हैं। ये उन्होंने जिस तरीके से खुद का ट्रेडिंग जर्नी को छोड़कर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किए और आज उन्होंने एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन के दिखाया। उनकी जो मतलब बिजनेस का जो स्ट्रैटेजी है, उनका हमेशा कहना है कि मैं स्माइल के स्ट्रैटेजीज को यूज करता हूँ। तो स्माइल का स्ट्रैटेजी मतलब सिंपल, उनका स्ट्रैटेजी यही है कि हमेशा वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी को निवेश करते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं, उसका बिजनेस देखते हैं और उसके साथ साथ उसका फ्यूचर विजन क्या है वो देखते हैं और बस और कुछ नहीं। बस उन्होंने उस कंपनी के ऊपर निवेश शुरू कर देते हैं। तो इनका वो स्ट्रैटेजीज है, उस स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो अप कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ। मुझे बेस्ट लगा इस स्ट्रैटेजीज को क्योंकि ये सारे चीज ही तो देखना है किसी भी कंपनी को पिक करने से पहले। तो चलो, अभी कंपनी के पिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि विजय केडिया जी का सबसे पहले मैं हिस्ट्री दिखाऊंगा। तो विजय केडिया जी ने इस कुछ टाइम के आसपास देखे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वीवो ग्लोबल और उसके साथ साथ अतुल ऑटो के ऊपर किया और कुछ कंपनीज के उन्होंने शेयर बेचे भी है, जैसे तेजस नेटवर्क हो गया, जैसे जो एलिकॉम जो इंजीनियरिंग कंपनी है, साथ ही साथ रेपर जो इंडिया लिमिटेड है, उस कंपनी के ऊपर स्टेक भी बेचा गया। तो वो छोड़ दीजिए, कितना बेचा कितना खरीदारी किए वो अलग बात है। सबसे पहले उनका मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ। अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा जूम करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप सिर्फ यहाँ पे चार्ट देखिए, आप सिर्फ डेटा देखिए। देखिए, 2015 में कंपनी मतलब उनका जो नेटवर्क था वो करीबन 26% के आसपास, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं करीबन 264 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, 2018 तक उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ और कोविड के टाइम में उनका हालत खराब हो गया था। कोविड के टाइम में जो मतलब 2015 में 260 करोड़ के आसपास था, कोविड के टाइम में वो गिर के हो चुके थे 214 करोड़। तो देखिए, अगर हम लोग होते, हम लोग क्या करते? तो यहाँ पे यही यही सोचेंगे कि चलो इतना तो बच गया, चलो मैं बेच देता हूँ, और भी गिर जाएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मगर नहीं, उन्होंने इस जगह पे होल्ड किया और उसके बाद देखिए जो इतने दिनों तक मतलब 2015 से 2020 तक उनको जो प्रॉफिट नहीं मिला वो सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में मिला। देखिए, 250 करोड़ से कंपनी का जो उनका जो टोटल नेटवर्क था वो बन के हो चुके थे 1400 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो सोचिए, 250 करोड़ से 1500 करोड़। तो यही होता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट का पावर, यही होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। देखिए, अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, अगर आपको भरोसा है वो कंपनी सही दिशा में जा रहा है, उसके ऊपर आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, तो जरूर उस कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखेंगे। तो उसके लिए आपको मिनिमम 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स आपको होल्ड करना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा टारगेट, मैं किसी कंपनी के ऊपर टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि मुझे अगर 20 गुना रिटर्न मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो 20 गुना हो गया तो निकल जाइए। आपको किसने कहा रहने के लिए? हाँ, आप रहने के लिए चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करिए। देखिए, खुद का डिसीजन है, खुद का ओपिनियन है। आपको सिर्फ ये करना है कि सही कंपनी चूज करना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि
आपको पता है कि विजय केडिया ने बहुत सारे स्टेक को खरीदारी की, इतने लंबा सा लिस्ट मिलेगा, 20 से भी ज्यादा उसका पोर्टफोलियो में लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उनमें से मैं कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा जिनके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं, और मुझे लगता है उनका जो निवेश है वो अलग लेवल में देखने को मिलेगा। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि विजय केडिया जी दो स्टॉक को बाय किया है, और दो स्टॉक कंपनी कौन सा है, तेजस नेटवर्क, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो दो कंपनीज के ऊपर उन्होंने बाय किया। एक तेजस नेटवर्क है, उसके साथ साथ एलकॉम जो इंजीनियरिंग कंपनीज है इसके ऊपर भी उन्होंने स्टेक को इंक्रीज किए हैं। अभी कितने इंक्रीज किया, क्या किया, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लीजिए। कौन सा कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा, मैं यहाँ पे 5 कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जो 5 कंपनी के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा निवेश और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखे हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है अतुल ऑटो। देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग प्राइस देख लेते हैं कि चलो अतुल ऑटो विजय केडिया जी भी निवेश करके रखे हैं और प्राइस भी 600 रुपीज है, चलो निवेश करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसका फ्यूचर थिंकिंग को समझना पड़ेगा। तो मुझे जितना दूर तक मुझे लगता है उन्होंने इस कंपनी के ऊपर इसलिए निवेश किया कि कंपनी का जो बिजनेस है ऑब्वियसली फ्यूचर विजन है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ऑटो सेगमेंट के ऊपर जितने सारे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक जितने सारे व्हीकल्स है वो सारे कंपनी सेक्टर के ऊपर यही कंपनी काम करते हैं। क्योंकि आप ऑटो रिक्शा से लेकर इसका प्रोजेक्ट देखिए, इसका बिजनेस देखिए, तो पैसेंजर व्हीकल से लेकर हर कैटेगरीज में कंपनी काम करती है। सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी सिर्फ सेल्स नहीं करता है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर दिया और बिंदास है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के सर्विसेज भी सेंटर भी है, कंपनी सर्विसेज भी देते हैं। तो देखिए जो आप खाना खाते हैं, अगर कोई कंपनी आपको खाना बेच भी रहा है और आपको तैयार कर भी बेच रहा है, और खाना खाने के बाद आपको दवाई भी बेच रहा है, अगर आपको मतलब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो कंपनी आपको हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबल कंपनी दिखेगा, क्योंकि दो तरीके से आपको वो कवर कर रहे हैं। सेम टू सेम अतुल ऑटोस भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। 48 सिटीज में कंपनी खुद का जो सर्विस सेंटर है 365 सर्विसेज सेंटर ओपन करके रखे हैं। तो कंपनी हर कैटेगरीज के ऊपर है, चाहे आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी कितना बड़ा है। 15 कंट्रीज के ऊपर, 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर, सोचिए 15 कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो 600 से भी ज्यादा इसका टच पॉइंट है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ इस कंपनी करके चल रहा है। हाँ, बेसिकली कंपनी का देखिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी गाड़ियां दिखेगा। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद अतुल ऑटो के ऊपर उन्होंने निवेश किया, और बाकी देखिए उनके अलग राय हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस थिंकिंग बहुत अलग लेवल में देखने को मिला है। अब इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखेंगे तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखेगा, कंपनी अभी लॉसेस में है। मुझे लगता है कंपनी डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। सेल्स में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, कंपनी सेल्स कंटिन्यूसली कर रहा है। और कंपनी की रही बात एज ए बैलेंस शीट में, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और कर्जा भी कंपनी ले लास्ट कुछ 2 इयर्स में लिया है। और क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला इस बार, कितना प्रोजेक्ट मिला वो मैं आपको बता दूं, करीबन 27 करोड़ के आसपास कंपनी ट्रेड को रिसीव किया है, जिसके चलते कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। अभी एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस के पास भी होल्डिंग्स है छोटा मोटा, और बाकी जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक के पास है। अभी कहेंगे सर पब्लिक में विजय केडिया जी के पास कितना होल्डिंग है, अब ध्यान से इस चीज को देखना, विजय केडिया जी के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है, क्योंकि कंपनी के पास 7% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके इस क्वार्टर में 18%। तो सोचिए सितंबर में भी उन्होंने बाय किया, तो कंटिन्यूसली वो बाय करते जा रहे हैं। जब जून का क्वार्टर आता तब भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि 7% से उन्होंने 13% का होल्डिंग को इंक्रीज किया। अभी वो 13% होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं कितना, 18%। उसके साथ साथ विजय सिक्योरिटीज जो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है उनके नाम में भी कंपनी 2.71% का होल्डिंग्स यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज कर दी है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी पहले कितना धमाका किया था, उसके बाद कोविड के बाद गिरा, फिर से जर्नी स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर 2018 के बाद एक करेक्शन हुआ था और धीरे धीरे करके अलग लेवल में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वीवो ग्लोबल। देखिए इसके ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स भी किए हैं कि सर वीवो ग्लोबल के ऊपर बहुत दिनों तक चर्चा नहीं की है, क्या वीवो ग्लोबल खत्म होने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वीवो ग्लोबल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए,
क्योंकि कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में, साथ ही साथ कंपनी जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, कंपनी का जो वॉलेट्स वॉचेस वगैरह होते हैं, इस तरीके से परफ्यूम्स वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और साथ ही साथ जो ज्वेलरी है, जो डायमंड्स है, उस तरीके से प्रोडक्ट्स का भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से बिजनेस तो हर कोई कंपनी, एफएमसीजी हर कोई कंपनी बेचते हैं, इसमें स्पेशलिटी क्या है? तो एक्चुअली स्पेशलिटी ये है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसका बिजनेस यूएस मार्केट में है। यूएस में, यूरोप में, जर्मनी में, इस तरीके से कंट्रीज में सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो सोचिए जो इंडियन कंपनी यूरोप कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज को, अभी देखिए उसके साथ साथ इंडिया और चाइना में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो डायमंड का होता है, वो मतलब वो है ऑब्वियसली देखा जाए तो चाइना में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। तो इंडिया और चाइना में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और 30 कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट्स को बेचते भी है, जहाँ पे आप एक्चुअली 30 कंट्रीज में सोर्सिंग भी देखने को मिलेगा। तो जहां जहां से कंपनी कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को, आप देखेंगे वर्ल्ड के हर जगह पे आपको दिखेगा। तो इतने बड़े हाई पोटेंशियल कंपनी के ऊपर क्या आपको लग रहा है कि कंपनी बर्बाद होने वाला है, कंपनी खत्म होने वाला है? देखिए मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कुछ सिचुएशन शायद अभी तैयार ऐसे हुआ है जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। कंपनी का जो मार्केट कैप है कितना, 7,200 करोड़। तो कंपनी देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे जब शेयर में करेक्शन हो रहा था, धीरे धीरे करके गिर रहे थे, तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहा था, सर कंपनी अभी इतना गिर है तो मैं क्या करूं, कंपनी से क्या निकल जाऊं, एग्जिट कर लूं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि अच्छी कंपनी के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए विजय केडिया जी ने इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से निवेश करके रखे, आज भी इसके ऊपर होल्डिंग वो कर रहे हैं। तो कितना होल्ड कर रहे हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर देखिए एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है, और विजय केडिया जी ने तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। सिर्फ विजय केडिया जी ने नहीं, आशीष कचोले जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। देखिए विजय केडिया जी के पहले भी जितने होल्डिंग्स थे, आज भी उतना होल्डिंग है। तो छोटा मोटा होल्डिंग्स यहाँ पे इस क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा भी दिए है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर उनका जो राय है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। उसके हिसाब से एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव तो है, हाँ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो देखने को मिला। ऐसे नहीं कि हर टाइम में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, कभी थोड़ा सा कम ज्यादा इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस है। कंपनी का रिटर्न में अच्छा खासा देखने को मिला, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का कर्जा कम होता गया, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। अभी इसी कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो अब ध्यान दीजिएगा कंपनी में कितना धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। 2011 में इसका प्राइस था सिर्फ 4-4.5 रुपीज। तो सोचिए यहाँ से जो यहाँ का जो जर्नी है वो किस तरीके से कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न दे चुके हैं। और वहां पे देखिए 1100 रुपीज से गिरकर कितना आए थे, 300 रुपीज। फिर से देखिए धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये कंपनी आपको सस्ते दामों में शेयर को दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर बाय कर लीजिएगा। तो प्लीज इस वीडियो में मैं रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है महिंद्रा क्लब। तो एक्चुअली इस कंपनी का नाम आप देखेंगे तो महिंद्रा होटल्स एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड, तो एक्चुअली महिंद्रा क्लब्स के नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ, और बहुत सारे दोस्तों ने उसको उस वीडियो को पसंद भी किए। आपने भी पसंद किए है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और महिंद्रा क्लब्स सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कंपनी एक अलग लेवल का बिजनेस को स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं। क्योंकि महिंद्रा क्लब का जो बिजनेस मॉडल है, देखिए इसका भी होटल्स का बिजनेस है, फिर भी होटल्स कुछ अलग लेवल का कंपनी थिंकिंग रख के चला है। जैसे मान के चलिए आप बाहर घूमने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, हर टाइम आपको टाइम मिलता है तो आप बाहर घूमने चले जाते हैं। तो इस कंपनी क्या किया, आपको एक फैसिलिटीज दी है कि अगर मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलिए आप इस कंपनी को 50,000 रुपये दे देंगे तो आपको साल भर में 4 से 5 ट्रिप आपको फ्री में मिलेगा। और भी ज्यादा पैसे देंगे तो आपको लाइफ टाइम मतलब 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा। कोई भी होटल्स बुक कर सकते हैं इस कंपनी का, और वहां पे आपको खाने के लिए, रहने के लिए सब कुछ फ्री में मिलेगा।
तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज कंपनी यूज किया, तो आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग तो इसको फायदा उठाएगा। नहीं, ऐसे उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग कितने बार घूमने के लिए जाएंगे। मान के चलिए किसी लोग ने 50,000 रुपया दे दिया और वो घूमने के लिए साल भर में वो एक ही बार जा रहा है, क्या उसका एक बार में ही 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसमें फैसिलिटीज कंपनी को मिल रहा है। और कंपनी का सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बेस्ट लगा, कंपनी इस तरीके से पैसा उठा रहे हैं दो कारण की वजह से। अगर पैसा वो ले लिया तो आपको किसी भी लोकेशन पे वो रख सकते हैं। मान के चलिए कोई सी बीच के साइड में ही इसका होटल आपको ना मिले, फिर भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप पैसा दे चुके हैं। तो इसका फायदा कंपनी उठाता है, क्योंकि सी बीच के आसपास जो मेजर लोकेशन है उस लोकेशन में इसका होटल्स नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी सस्ते दामों में जमीन को खरीद के और सस्ते दामों में जगह पे कंपनी होटल बनाते हैं। तो जहां पे पहले से वो कस्टमर को तो एक्वायर कर चुके हैं, जिसको डायरेक्टली वो वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो बिजनेस मॉडल्स कुछ हर किसी का अलग अलग राय के हिसाब से हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसी फील्ड के ऊपर हूँ, क्योंकि कंपनी का जो थिंकिंग है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, वो कुछ अलग लेवल का दिखा। और इसी के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश भी किया गया, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है एक हाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, कर्जा भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपनी कर्जा लेकर रखा है। इस कंपनी में यही सबसे बड़ा रिस्क है। और बाकी कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को कंट्रोल किए, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यू देखने को मिला है। कोविड के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में था, क्योंकि होटल्स बंद था। तो कोविड में कौन होटल में जाते, कौन घूमने के लिए गया था, इसलिए उस टाइम में कंपनी का लॉसेस हुआ था। बाकी देखा तो कंपनी का रिटर्न अच्छा खासा, कंपनी धमाका रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिए। बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व एक टाइम नेगेटिव में चला गया था, फिर से धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट में आ रहा है। कर्जा बहुत ज्यादा है और कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगा रहा है, और वो भी CWIP के हिसाब से। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से विजय केडिया जी ने कितने निवेश किया? करीबन 1.02%, 1% के आसपास आप बोल सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली निवेश करके रखे हैं। तो इस बार कंपनी के ऊपर डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग उठाया, और एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी है, और प्रोमोटर के पास भी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक लंबा जर्नी कंपनी दिखा रहा है, एक अप ट्रेंड मूवमेंट में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर भी आप स्टडी करके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो टालब्रो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड जो एक ऑटो इंसुलेंस कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, 1300 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का जो बिजनेस प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो इस कंपनी का टालब्रो जो ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड है, इसका फेयर पार्ट्स भी कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो टालब्रो जो कंपनी है जो एक्सेल्स बनाते हैं और गाड़ी का जो पेयर पार्ट्स बनाते हैं, जो डिफरेंशियल, साथ ही साथ एग्जॉस्ट जो वैक्यूम क्लीनर टाइप प्रोडक्ट भी कंपनी बनाता है, गैस कटर जो है ये भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑटो इंसुलेंस के ऊपर है, मतलब गाड़ी में जितने सारे पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं उसी का प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो टालब्रो एक अच्छा खासा कंपनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगा। छोटा सा कंपनी है फिर भी इसका दम है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा है, डेप्थ कम है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर साल में कंपनी सेल्स बढ़ाते जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14 करोड़, 19 करोड़, 23 करोड़ और अभी 60 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी, परसेंट ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करो, देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्जा लगातार कम होता गया। एक कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, और उसी प्लस पॉइंट को आपको ढूंढना है। तो देखिए कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी को छोटे मोटे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर करके रखा है। देखिए कंपनी 1100 करोड़ का कंपनी है, तो उनमें से 5 करोड़ बिजनेस के ऊपर पैसा लगाना एक्स्ट्रा ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में, तो ये ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है। तो एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, बाकी पब्लिक और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। और पब्लिक के बारे में चर्चा करूं तो विजय केडिया जी के पास इस कंपनी का अच्छा खासा होल्डिंग है, जिसे आप देखेंगे तो 1.22% के आसपास होल्डिंग्स है। जो पहले 2.27% का होल्डिंग था, उन्होंने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा है। अभी क्यों बेचा, कितना बेचा, उसको पता नहीं चलेगा। तो कंपनी में जो जर्नी है, आप जर्नी को मैक्सिमम देखेंगे तो कंपनी में अलग लेवल का जर्नी दिखा। देखिए यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, देखिए कंपनी का प्राइस कोविड के टाइम में कितना था, सिर्फ 70 रुपीज के आसपास। और 70 रुपीज से मैं अगर 1000 को डिवाइड करूँ तो आप देखेंगे तो अभी कितना चल रहा है, 1000 के चलो मान के चलता हूँ 70, ऑलमोस्ट 14 to 15 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुकी है। तो देखिए यही होते हैं पावर छोटे कंपनी का।
तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क के ऊपर भी विजय केडिया जी ने अच्छा खासा निवेश किया और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मैं आपको बहुत बोल चुका हूँ, इसका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है कि ये कंपनी 4G 5G इस तरीके से नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रेडियो जो एक्सेस नेटवर्क है इसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ आप ब्रॉडबैंड एक्सेस है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑप्टिकल जो डेटा नेटवर्क है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ नेटवर्क जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट का डिमांड अपकमिंग ईयर्स में और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कंपनी का जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और इसी के लिए कंपनी के प्रॉफिट जो है वो आपको लॉसेस में दिखेगा। कंपनी लगातार लॉस करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कंपनी लॉस कर रहा है इसका मतलब कंपनी बेकार हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, आपके बात सही है, कंपनी लॉसेस में है, ये बात सही है, फिर भी कंपनी बिजनेस को किस तरीके से कर रहा है आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ होता जा रहा है और मुझे लगता है कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो उस हिसाब से जब कंपनी का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तब उस प्रोजेक्ट से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, तब कंपनी प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता गया और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा, उसके साथ साथ सॉरी प्रॉफिट तो नेगेटिव है, कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन एफएस और डीएस ने भी माल उठाया और पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है और विजय केडिया जी ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं विजय केडिया जो मतलब विजय केडिया जी है उनके पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए उनके पास हिस्सेदारी तो है, मुझे लगता है 1% के नीचे हिस्सेदारी चले गए तो इसीलिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये तो था कुछ कंपनीज के अपडेट। तो मैं जरूर कहूंगा इस सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार जरूर स्टडी करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनीज के ऊपर निवेश करना ऑब्वियसली हाई रिस्क हो सकता है। तो मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लेना, मेरे कहने पे आप सिर्फ स्टडी करिए उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।